हेलो वेलकम बैक। अब नेक्स्ट टॉपिक देख रहा हूँ आरएल सर्किट के बाद आरसी सीरीज में, है ना, कि अगर रेजिस्टेंस के साथ इंडक्टर यानी रेजिस्टेंस के साथ अगर कैपेसिटर लगा हो, है ना, तो कैसा ये बिहेवियर करेगा एसी रिस्पांस में, है ना। एसी अगर अप्लाई करूँ तो रिस्पांस कैसा देगा। तो चलिए मैं यहाँ पे देखता हूँ, एक सर्किट ले रहा हूँ कि कोई भी सर्किट जो है वो प्योर कैपेसिटर तो हो नहीं सकता, उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टिव एलिमेंट होगा, है ना। और यहाँ पे एक एसी सप्लाई दिया गया है ना। ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में, एक है आर और दूसरा है सी। यहाँ पे अप्लाई क्या होगा, वी एस, चाहे इसके जगह पे हो वी एम साइन ओमेगा टी, क्योंकि ये एसी होगा, है ना। एसी अप्लाई किया गया होगा। ऑब्वियसली जब ये लूज क्लोज होगा, लूप में होगा, तो यहाँ से जाएगा क्या, आई एस, सोर्स करंट। ओके, अब देखिए जब यहाँ पे हमने यहाँ सोर्स से अप्लाई किया है तो करंट फ्लो होगा, और इस सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, वी आर, और इस सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, वी सी, है ना। कैपेसिटर के क्रॉस ड्रॉप वोल्टेज को वी सी बोलते हैं। यहाँ पे अगर बात करूँ, वी आर इजकल टू क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप across the register, okay, and VC voltage drop across the कैपेसिटर, ओके। एक रेजिस्टर के क्रॉस और दूसरा कैपेसिटर के क्रॉस। अगर वीएस भी इंडिकेट कराना है तो ये है सोर्स वोल्टेज, ओके, सोर्स वोल्टेज। अब यहाँ पे ध्यान रखें, सीरीज सर्किट है, सीरीज में करंट हमेशा क्या रेफरेंस लेंगे, ओके, इन चीजों का भी ध्यान रहे। अब यहाँ पे मैं बात करूँ कि सबसे पहले वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस अपने को निकालना है। तो आपको पता है रेजिस्टेंस में करंट और उसका वोल्टेज, इसमें जाने वाला करंट आई एस और इसी का वोल्टेज हमेशा सेम फेज में होता है, ओके, कोई फेज चेंज नहीं होता। यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आई एस इंटू, है ना, यहाँ पे आई एस इंटू क्या, आर, सेम फेज में होगा। कोई एंगल होगा क्या, नहीं, एंगल कितना, 0 डिग्री। क्लियर। चलिए अगर मैं वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर अब निकालना चाहूँ तो आपको पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कि उसी का करंट, उससे जाने वाला करंट यानी सोर्स करंट, यानी इससे होकर गुजरने वाला करंट, और इसी का वोल्टेज, है ना, सॉरी, इसी का करंट और इसी का रिएक्टेंस, है ना, क्योंकि वोल्टेज तो नहीं, यहाँ पर वोल्टेज जो होगा इसी का करंट जाने वाला और इसी का रिएक्टेंस क्या होगा, एक्स सी, क्या होगा यहाँ का एक्स सी। जैसे यहाँ पे आई आर तो यहाँ पे एक्स सी। अब मैं यहाँ पे बात करूँ तो आई एस इंटू एक्स सी, है ना। इसको अगर एंगल के साथ लिखूँ तो क्या हो जाएगा, आई एस इंटू 1/जे ओमेगा सी, ओके, 1/जे ओमेगा सी। इसका मतलब क्या हो गया, आई एस बट्टा ओमेगा सी, और जे को ऊपर ले गए तो -90 डिग्री, जे को ऊपर ले गए तो क्या होगा, -90 डिग्री। ध्यान रहे ये 90 डिग्री है और इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, -90, ओके। तो यहाँ पे ये चीजें होगी, तो दो एक्सप्रेशन निकल गया। अब यहाँ देखिए ये वोल्टेज ये करंट से क्या कह रहा है, हम तुम्हारे फेज में, क्यों, क्योंकि एंगल 0 डिग्री है। ये वोल्टेज ये करंट से क्या कह रहा है, ये वोल्टेज इस करंट से बोल रहा है कि हम तुमसे 90 डिग्री लैग कर रहे हैं। ये वोल्टेज क्या कर रहा है, देखो इसका मतलब है, ये कह रहा है कि हम तुमसे, ये तो है एक कांस्टेंट टर्म, एक तो है ही, ठीक है ना, जो किसी फिक्स फ्रीक्वेंसी पर निर्भर कर रहा है। उसके बाद ये वोल्टेज इस करंट से कैसा रिलेशन कह रहा है कि हम जो है 90 डिग्री पिछड़ रहे हैं, किससे, आई एस से। ये कह रहा है हम आई एस से 90 डिग्री पिछड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, वी सी लेग्स बाय 90 डिग्री फ्रॉम आई एस, ठीक है। वीसी लैग कर रहा है आई एस से, तो क्या आई एस को देखते हैं या वीसी को देखते हैं, हमेशा आई यानी करंट को देखते हैं, कभी वोल्टेज को नहीं देखते। इसका मतलब है कि वोल्टेज को नहीं देखते, तो ये स्टेटमेंट को कह सकता हूं, इसको बेहतर तरीके से लिखा जाए तो हम कह सकते हैं आई एस लीड, आई एस क्या करेगा, लीड करेगा, क्योंकि कभी वोल्टेज लीड लैग नहीं बोलेंगे, करंट लीड लैग होता है, उसी की बेसिस पे सर्किट को बोला जाता है। तो हमारा क्या है, आई एस लीड बाय 90 डिग्री फ्रॉम वी एस, यानी सप्लाई वोल्टेज, ओके। ये मेन मकसद होता है। और कैपेसिटर केस में, किसी भी कैपेसिटर केस में हमेशा क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, कैपेसिटर केस में कैपेसिटर एक लीडिंग सर्किट होता है। क्यों? क्योंकि करंट लीड करता है और वोल्टेज लैग करता है, वही चीज तो है यहाँ पे।
ओके, जब ये दोनों चीज आपने देख लिया, अब बताइए इसका फेजर क्या कह रहा है, 9 4 फेजर। अब फेजर या फेजर ओके। अब इसका कोई फेजर ड्रॉ करने के लिए बोलेगा, बताइए व्हाट इज टेकन रेफरेंस फॉर दिस सर्किट। सीरीज में कौन सा करंट हमारा सेम होता है, तो रेफरेंस किसको लेना है, हमेशा करंट को। इन सीरीज सर्किट we know current is same across all element, so current is taken as a reference इन फेजर। जो हम फेजर बनाएंगे उसमें हमको क्या करना है, इसको एक रेफरेंस के तौर पे लेना है। तो रेफरेंस के तौर पे लेना है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो IS को ले लीजिए रेफरेंस, किस एंगल पे, 0 डिग्री। कोई एंगल नहीं है अभी आई के लिए, क्या है, कोई एंगल नहीं है। क्यों, क्योंकि फेजर पे हम हमेशा रेफरेंस उसको लेते हैं जो कॉमन हो जाता है ना। इसीलिए मैं बोला था पैरेलल सर्किट में वोल्टेज वो रेफरेंस लेंगे, इसमें करंट को। क्यों, क्योंकि आसान हो जाते हैं इससे चीजें। चलिए अब बचा क्या, यहाँ पे देखिए वोल्टेज और करंट इन फेज में किस केस के लिए, रेजिस्टिव केस के लिए। यानी इस सर्किट में अगर इस सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप दिखाऊं रेजिस्टिव में, इस वाले में तो बताइए इसका करंट के साथ कैसा रिलेशन है। तो कहता है इस आई से मैं इस VR, ये कह रहा मैं VR इस आई से कैसा रिलेशन रखता हूं, सेम फेज में। क्या बोल रहा है ये, हम VR जो हैं, ये कह रहा हम जो VR हैं वो सेम फेज में। कोई फेज एंगल है क्या, नहीं। पहला काम तो डन हो गया। अब ये दूसरा जो इक्वेशन है यहाँ का, ये कह रहा VC कह रहा है हम इस IS से, VC कह रहा है हम इस IS से कितना लग जा रहा है, 90 डिग्री। VC इस IS से, IS का ये रहा, तो VC कहाँ जा रहा है, 90 डिग्री से लैग जा रहा है। VC कहाँ जा रहा है, 90 डिग्री से लैग जा रहा है। ओके, तो यानी ये है लैग, ओके, लैगिंग कितना से, 90 डिग्री से। तो ये तो VC क्या हुआ, इंडिविजुअल कंपोनेंट है, इनका जो था वो मैंने लाइन दे दिया, VR का इसका जो लाइन था वो दे दिया। अब लेकिन रिजल्टेंट कितना, इसका अलग हमने देखा, ये कितना वोल्टेज ले रहा है, ये कितना, लेकिन रिजल्टेंट दोनों मर जाए तो रिजल्टेंट क्या होगा। ऑब्वियसली जब रिजल्टेंट की बात होगी तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टर का जो डायरेक्शन है उनको एक पॉइंट पे मिलाएंगे, यानी इसके पैरेलल चलेंगे तो ये पैरेलल लाइन यहाँ आएगा। अब इसके पैरेलल चलेंगे तो ये लाइन यहाँ आएगा। ओके, थोड़ा सीधा कर देता हूँ, ये पॉइंट यहाँ आया, यही इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा। रिजल्टेंट वेक्टर क्या बना, यही। और रिजल्टेंट कौन है, यानी दो वोल्टेज VR और VC का रिजल्टेंट, ये VC यहाँ भी होगा, जब ये VC है तो यहाँ भी पैरेलल है सेम, तो वोल्टेज ये पैरेलल दूरी है तो पैरेलल का VC यहाँ भी बराबर, ठीक है ना, यहाँ का VC बराबर, और ये जितना दूरी है उतना ही दूरी है, तो ये भी यहाँ का क्या है, एक तरीके से VR है ना। अब देखिए जब VR हो और VC हो, इसका रिजल्टेंट कौन बनेगा जी, ये एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए ध्यान से समझिएगा फिर से, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऑब्वियसली इसका इधर खिंचाव बढ़ेगा, है ना। तो यही इसका क्या बन गया, यहाँ से यहाँ तक ये इसका क्या बन गया, VS सोर्स वोल्टेज, VS इन चीज़ों का ध्यान रहे, इसको बढ़िया से लिख देता हूँ, VS सोर्स वोल्टेज। अब VS कितना होगा, कोई कहेगा कि इस सर्किट के लिए VS कितना होगा, तो आप सीधे कह दो, कोई कहेगा VS तो उसी को बोलेंगे, इस पॉइंट से इस तक की दूरी को VS बोलेंगे। अब मैग्नीट्यूड वाइज कितना होता है, तो आप कहोगे VS बराबर क्या होगा, इसका स्क्वायर, इस दूरी का स्क्वायर प्लस इस दूरी का स्क्वायर। यानी ये भी ट्राइंगल का फॉर्मेशन कर लिया कि नहीं, देखिए ये भी ट्राइंगल का फॉर्मेशन कर लिया है, ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। यानी VS जब भी बोलेगा निकालने के लिए तो हम क्या कहेंगे, समझिए, पहले ऐसा लिख सकता हूँ, VS बराबर VR वेक्टर प्लस VC वेक्टर। क्या लिखेंगे, VR वेक्टर प्लस VC वेक्टर। ओके, दोनों वेक्टर सम है ना। देखिए डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं, यहाँ पे VR प्लस VC, ठीक है। अब ये मैग्नीट्यूड बोला है तो मैग्नीट्यूड के लिए हमेशा क्या कहेंगे, इसका स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी VR का स्क्वायर प्लस, चूंकि जब भी वेक्टर सॉल्व करेंगे ऐसा ही लिखेंगे, प्लस VC का स्क्वायर।
ये एक रिजल्ट आ गया, ये एक रिजल्ट। अब कैपेसिटर के केस में भी क्या बोल रहा है, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। कैपेसिटर के केस में भी बोल रहा है कि अगर यहाँ का वोल्टेज अगर 10 हो, यहाँ का भी 10 हो, तो 20 वोल्ट यहाँ नहीं होगा। रिजल्टेंट कितना होगा, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 20 का अंडर रूट, यानी 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 का स्क्वायर 100, यानी कितने हो गए 200 अंडर रूट 200। तो अंडर रूट 200 तो 200 के 20 के तो बराबर नहीं है, वो तो 15 15 225, 15 से भी कम हो गए, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखें क्योंकि वेक्टर सम है ना। तो यहाँ सम तो है, केवीएल तो लग रहा पर वेक्टर सम लग रहा है ना, अलजेब्रिक सम नहीं लग रहा। इन चीज़ों का ध्यान रहे। तो क्या क्या पॉइंट यहाँ से निकालने होते हैं, इस सर्किट को स्टडी करके एक्चुअली करना क्या होता है, ध्यान रखें। पहला, इसका रिजल्टेंट वोल्टेज निकालना होता है कि यहाँ ड्रॉप इतना है, यहाँ ड्रॉप इतना है, तो यहाँ का ड्रॉप कितना होगा, पहला ये चीज़। नेक्स्ट, इसमें फेज एंगल निकालना होता है, इसमें पावर फैक्टर निकालना होता है। तो अब हम देखेंगे, हमारा रिजल्टेंट चीज़ तो आ गया, अब बाकी चीज़ों को देखते हैं। मैं चाहूँगा आप लोग इसको नोट डाउन कर ले, फिर इसको मैं एक बार रफ कर देता हूँ, है ना। यहाँ से इसको एक बार रफ करता हूँ, फिर फाइनल चीज़ों पे आगे बढ़ेंगे। चलिए इसको मैं एक बार रफ कर दूँ। चीज़ें क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फेजर यही है हमारा, फेजर है ना, ये इस सर्किट के लिए फेजर हो गया हमारा। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं इसमें। नेक्स्ट है हमारे लिए यहाँ पे नाउ फेज एंगल। अब हमारे लिए क्या है, फेज एंगल फाई। अब हमारे लिए फेज एंगल क्या होगा। अगर मैं फेज एंगल की बात करूं तो आपको ध्यान रहना चाहिए, फेज एंगल क्या इसको कहते हैं, आप कहोगे फेज एंगल इट इज द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, इट इज द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो अब देखो करंट तो इस सर्किट में एक ही दिख रहा है, तो आप तो कहोगे ये तो करंट है, लेकिन वोल्टेज आप कहोगे यहाँ भी है, यहाँ भी है, कौन सा वोल्टेज के बीच एंगल लूँ, तो हमेशा रिजल्टेंट वोल्टेज, कौन सा, रिजल्टेंट वोल्टेज और रिजल्टेंट करंट के बीच जो भी एंगल होता है दैट इज फेज एंगल। यानी ये रिजल्टेंट है क्या, नहीं, ये रिजल्टेंट है क्या, नहीं, इसका मतलब रिजल्टेंट कौन सा है, तो आप कहोगे सर रिजल्टेंट तो ये वोल्टेज है। तो ये रिजल्टेंट वोल्टेज और रिजल्टेंट करंट के बीच जो भी एंगल होगा दिस इज फेज एंगल। ओके, दिस इज फेज एंगल, राइट। नाउ जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे फेज एंगल के अबाउट, तो फेज एंगल क्या होता है, ये एंगल निकाल दीजिए, ये एंगल जितना होगा वही हमारा फेज एंगल होगा। अब ट्रिगोमेट्री आप यूज करो, ये एंगल निकालने के लिए अगर मान लीजिए ये दो कंपोनेंट के टर्म में हो, वी आर और वी सी दिया हो, तो आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। फेज एंगल टेन इनवर्स क्या होगा, टेन इनवर्स वाई बटा एक्स, वाई एक्सिस कौन सा है, वी सी, और एक्स ये आपका मैथमेटिक्स है, ठीक है ना, जो भी कह रहा है मैथ सब लगा दे रहे हैं, बाई वी आर, वी सी बटा वी आर, ओके, वी सी बटा वी आर, दिस इज योर फेज एंगल। कोई चाहेगा कॉस के साथ निकालने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, कॉस में भी निकल जाएगा, ठीक है ना। अब हम पावर फैक्टर निकालें, पावर फैक्टर भी तो हमारे लिए टारगेट होता है यहाँ पे, कॉस फाई यानी पावर फैक्टर, पावर फैक्टर कॉस फाई है। अब कॉस के साथ फाई को लगा दो, चीजें वही है, कॉस के साथ फाई को लगा दो, कॉस और फाई का मान कितना है, टेन इनवर्स वी सी बटा वी आर, ये भी एक फॉर्मूला है। या फिर और पावर फैक्टर को और निकालना है, यानी कॉस फाई को निकालना है, तो ये ट्राइंगल है, इससे भी निकल जाएगा। कॉस फाई के लिए वैल्यू कितना हो जाएगा, सीधे आपका वैल्यू दिखे कॉस फाई, यहाँ पे कॉस फाई लगाइए तो कॉस थीटा क्या कहता है, बी बटा एच, कॉस थीटा क्या कहता है, बी बटा एच, यानी बी इस सर्किट का क्या है, यह देखिए। तो अगर इसको आप ट्रायंगल मानोगे तो ये है हाइपोटेनियस, ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस, तो बी बटा एच, यानी बी का वैल्यू में वी आर है, एच के वैल्यू में क्या है, एच के वैल्यू में हमारा टर्म है वी एस। तो यहाँ से ऐसे भी पावर फैक्टर निकल जाएगा, है ना। यहाँ फिर करिएगा, यहाँ फिर अगर करेंगे तो आई इंटू आर, आई इंटू जेड, आई कैंसिल, ओके, आई एस है ना, सोर्स का करंट दोनों कैंसिल, तो आर बटा जेड तब भी निकल जाएगा। या पावर फैक्टर कॉस फाई अब भी क्या निकलेगा, आर बटा जेड निकल जाए, जैसे हमने पहले करा था।
ठीक है ना। इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हो, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम रहता है यहाँ पे। अब एक छोटे से क्वेश्चंस भी लेके मैं बता देता हूँ किस तरीके से इस सर्किट का फेजर का भी ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका एसएससी जेईई हो जाएगा, फिर आपका गेट वगैरह में भी इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है ना। आप ईएस में जाओगे वहाँ भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, किसी भी नॉर्मल पीएसयू के अंदर भी इस टाइप के पैटर्न पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई दिक्कत होगा। इस पर बेस्ट मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि चीज़ें आप अंडरस्टूड हो जाए कि किस तरीके से वैल्यू कैलकुलेट होती हैं। तो यहाँ से एक बार रफ कर देता हूँ मैं इसको, है ना, किस तरीके से पावर फैक्टर वगैरह निकालते हैं। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ से देखिए ना, एक क्वेश्चन लेता हूँ छोटा सा प्रैक्टिस के लिए, है ना, प्रॉब्लम इस पे बेस्ट कैसे होगा। सपोज दैट एक कैपेसिटर है ना, एक सोर्स है, Vs कोई सोर्स है, यहाँ पे इसका मान है 100 sin ओमेगा टी। ओके, 100 sin ओमेगा टी। पहले मैं फंडामेंटल से कर देता हूँ, या ऐसे भी कर लोगे, काम चल जाएगा। चलो, और यहाँ का वोल्टेज ये R है, और यहाँ का वोल्टेज इन्होंने कहा है कि 10 वोल्ट है। क्या है? 10 वोल्ट है। आपसे पूछा यहाँ का वोल्टेज बताइए, यहाँ का वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर बताइए, है ना। तो ध्यान रहे, जब ये अब यहाँ पे कई बच्चों को कन्फ्यूजन भी हो जाता है, तो ये क्वेश्चन आप आसानी से तभी कर सकते हो जब आपको आरएमएस और एवरेज का बहुत अच्छे से पता हो, है ना। आरएमएस, पीक और इन वैल्यू का अगर बहुत अच्छे से पता हो तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा पहले इस क्वेश्चन से करने से पहले एक बार फंडामेंटल जो हमने फर्स्ट चैप्टर में कराया था, यानी आरएल सीरीज सर्किट में, वो कर लो। तो उसके बाद यहाँ पे तुरंत आ जाओगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट ना हो जाए। तो मैं एक क्वेश्चन तुरंत यहाँ पे दे देता हूँ, जिसको आप पहले बनाएंगे बहुत आसानी से, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि बनाते बनाते ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया और आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा शायद प्रॉब्लम होगा। अब इसको मैं सॉर्ट आउट तुरंत कर देता हूँ, एक बार इसको तुरंत खत्म करता हूँ ताकि आप इसको बढ़िया से करें। सबसे पहले इस क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं चाहूँगा एक छोटा सा क्वेश्चन आप कर लो। वो क्वेश्चन ऐसा है, ये रेजिस्टेंस है और ये कैपेसिटर है ना। फिर करेंगे इस चीज़ को, ये हमारा वोल्टेज सोर्स। कह रहा वोल्टेज सोर्स बताइए, जैसे कि इस फर्स्ट सर्किट में हमने करा था। यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप आपसे बोल देगा 2 वोल्ट है, और यहाँ पे बोल देगा 3 वोल्ट है ना, 3 वोल्ट है। ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टेंस है। बताइए Vs इस सर्किट का क्या होगा, फेज एंगल क्या होगा, पावर फैक्टर क्या होगा। ये तीनों पूछा है, बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो ना। देखो कैसे निकलेगा। अगर आपसे पूछ दे Vs, तो आपको पता है Vs आपसे जब भी पूछ देगा तो आप क्या करोगे, आप कहोगे Vs निकालना है, तो 3 2 5 तो डायरेक्ट तो करना नहीं है, आपको पता है वेक्टर सम होता है। तो Vs क्या होगा, Vr का वेक्टर प्लस Vc का वेक्टर, है ना। Vr का वेक्टर प्लस Vc का वेक्टर, दोनों का वोल्टेज का अलजेब्रिक सम होता है। तो यानी Vs जब भी निकालूंगा तो अंडर रूट Vr का स्क्वायर प्लस Vc का स्क्वायर। अगर इसको करोगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ओके, तो कितना हो जाएगा, Vs बराबर अंडर रूट 4 प्लस 9 अंडर रूट 13 वोल्ट। ओके, अंडर रूट 13 वोल्ट। यानी यहां से दिया गया वोल्टेज जो है वो कितना हो गया, अंडर रूट 13 वोल्ट। अब ध्यान रहे, चूंकि ये 2 वोल्ट सीधे दे दिया गया, ये 3 वोल्ट दे दिया गया, ये वोल्टेज कौन सा है। चूंकि यहां इसीलिए मैं बोल रहा था कि आप लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज करोगे। अब समझना, यहाँ पे ये वोल्टेज कौन सा, जब एसी में डायरेक्ट कहीं 10 वोल्ट दे दे, है ना, एसी में कहीं डायरेक्ट 20 वोल्ट दे दे, है ना, तो आपको हमेशा समझना है ये हमेशा कौन सा वैल्यू है, RMS। ये हमेशा कौन सा वैल्यू होता है, RMS। क्यों, क्योंकि जिसमें पीक होगा ना तो वो या तो लिख देगा ये पीक वैल्यू है, या फिर एसी का वेव तो ऐसे चलता है 10 sin ओमेगा टी, 100 sin
3 140 ऐसे चलता है ना साइनोसॉइडल, तो वो तो इक्वेशन के साथ आएगा भाई, कांस्टेंट वेव कैसे हो सकता है? तो कांस्टेंट तो हमारा क्या आता है, एसी में आरएमएस वैल्यू होता है, एवरेज से जुड़े होता है ना। तो एसी के अंदर हम जो वैल्यू देता है ये हमारा कौन सा वैल्यू होता है, हमेशा आरएमएस। क्लियर? तो ये भी 13 वोल्ट कौन सा वोल्ट है आपका, आरएमएस। यहाँ भी 2 वोल्ट कौन सा, आरएमएस। 3 वोल्ट भी कौन सा है, आरएमएस। चीजें क्लियर होगी। अब इसीलिए मैं इस क्वेश्चन से वहां पे चला गया कि यहाँ अब कंफ्यूज ना करो, ठीक है ना। अब समझिए, अगर 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 यहाँ पे 100 sin ओमेगा टी दे दिया है, यहाँ 10 वोल्ट दिया है, तो आपको यहाँ पे पूछ रहा है वीसी वोल्ट क्या होगा, फाइंड, समझिएगा, फाइंड वीसी। तब आपको दिक्कत थोड़ी हो जाती है। अब कंफ्यूज होते हैं कि 100 में क्या लूँ, ये 10 में क्या लूँ, ये कंफ्यूजन आपसे दूर हो जाएगा इस क्वेश्चन को करने से। अब आपने ये कर लिया, चीज़ें क्लियर है। अगर आपने ये कर लिया तो अगर आपसे कोई पूछेगा फेज एंगल, तो आप कहोगे tan इनवर्स y बटा x। y कौन सा x, 3, x कौन सा है, 2। y क्यों, क्योंकि इसका वोल्टेज बटा इसका वोल्टेज, वही तो हमारा फॉर्मूला था। अब यहाँ से फेज एंगल निकाल लीजिए, है ना। अब क्वेश्चन में और पावर फैक्टर cos फाई सीधे निकालना है, तो cos में इस फाई का वैल्यू रख दीजिए, तब भी निकल जाएगा। या फिर cos थीटा बराबर होता है r बटा जेड, आर बटा जेड। अब देखिए आर तो दिया नहीं है, जेड नहीं दिया, तो हमको पता है आर बटा जेड में, ध्यान रखिएगा, आर बटा जेड। आपको ये भी नहीं पता तो आर, तो इसके लिए जो करंट मैं आई मान लूँ, तो करंट तो दोनों के लिए तो सेम, तो यही क्या हो जाएगा, वी आर बटा वी आर बटा वी एस। बताइए होगा कि नहीं, क्योंकि cos थीटा बराबर ये वोल्टेज भागा रेजिस्टेंस का वोल्टेज, यही तो होता है ना। यानी यहाँ का वोल्टेज डिवाइडेड बाय दिस वोल्टेज, उसको आर बाई जेड निकालते थे कि नहीं, निकल जाता था। अगर सिर्फ आर और जेड हो तब भी पावर फैक्टर निकल जाता है, क्योंकि आर जेड तो दिया नहीं, यहाँ तो वोल्ट में, तो हम क्या करेंगे, वी आर बटा वी एस। वी आर का मान कितना, आपको 2, और वी एस का मान कितना, √13। जो भी मिलेगा वो हमारा पावर फैक्टर का वैल्यू है। दिस इज योर आंसर। ओके, ये आपका वैल्यू है। कैलकुलेट कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, जो भी वैल्यू देगा। हमेशा 0 और 1 के बीच में पावर फैक्टर का वैल्यू हमेशा कितना होता है, 0 और 1 के बीच में। आगे हम बहुत सारी चीज डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये आ गया। नेक्स्ट है वीसी। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या था बच्चे को, देखिए आप लोगों को दिक्कत क्या होता है, ये 10 वोल्ट तो यहाँ दे दिया आरएमएस, लेकिन यहाँ किसके फॉर्म में दिया, ये जी, ये पिक के फॉर्म में। हमने एसी वेव को बहुत अच्छे से पहले कर लिया, ये पिक के फॉर्म में दिया। ऑब्वियसली जब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं वीएस, हम क्या करते हैं, वीएस बराबर √VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर। तो VC का स्क्वायर, यहाँ से VC तो तुरंत निकल जाता है, लेकिन यहाँ क्या देते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत यही होती। तो इसके लिए ये पिक है, तो यहाँ पे VS, यहाँ RMS दे दिया है, और यहाँ पे VC पूछा है, VC अपने को पता नहीं, तो यहाँ पे RMS होता तभी तो, सब तो RMS चलता है। यहाँ RMS है, ये RMS है, तो ये भी कौन सा वैल्यू है, RMS। लेकिन यहाँ था पिक, यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या था, पिक। तो आपको RMS बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, VS को RMS अगर आपको बनाना है तो आपको पता होना चाहिए 100 बटा √2, 100 बटा √2। अब निकल जाएगा कि नहीं, VS क्या हो जाएगा, 100 बटा √2, 100 बटा √2 बराबर √VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर। बस इतना ही चेंजेस था कि आप कंफ्यूज ना कर जाए, है ना। बस इतना ही चेंज है कि कंफ्यूज ना कर जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी VS सीधे 100 नहीं ले सकता है, क्योंकि ये पीक वैल्यू है, और ये कैसा वैल्यू है, कांस्टेंट दिखा रहा है, इसका मतलब ये RMS वैल्यू। एसी में कैसा वैल्यू है, RMS फिक्स वैल्यू है ना। तो यहाँ का VC निकल जाएगा, या आप इसको अंडर स्क्वायर करोगे, यानी तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे लिखोगे अगर 100 क्रॉस 100 बटा 2 बराबर VR का स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दो। VR का स्क्वायर के लिए क्या करो, वैल्यू पुट कर दो, VR का 10 का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर, VC का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, है ना। तो आप कर सकते हो यहाँ पे क्या, VC का के लिए क्या करोगे, √ VC के लिए √ ये 100 बटा √2 का स्क्वायर, मान जो था वही एज इट इज कर दिया हूँ, माइनस 10 का स्क्वायर यानी 100। अब जो भी है इस वैल्यू को कैलकुलेट करिए, वो आपका VC का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर चीजें,
देखिए किया क्या, कुछ भी नहीं। अगर VC को निकलना है, आपको पता है रिजल्टेंट तो इतना ही होना है, इन दोनों को मिलाकर रिजल्टेंट तो इतना ही होना है। तो जब भी इसका वोल्टेज निकालना हो, इसका वोल्टेज निकालना हो, तो इस वोल्टेज में से इस घटाना है। लेकिन किस तरीके से? वेक्टर सम के तरीके से। किसके तरीके से? वेक्टर सम के तरीके से। चीजें क्लियर है? तो वही किया हमने। डायरेक्ट VC बराबर अगर लिखता हूं तो अंडर रूट दिस का स्क्वायर माइनस VC का स्क्वायर, है ना, VR का स्क्वायर, ऐसा कर देते हैं। तो वही चीज हो गया, VC बराबर अंडर रूट इसका माइनस दिस, ये आपका वैल्यू दे देगा वोल्टेज का। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे कंफ्यूजन क्या था, RMS नहीं पिक दिया होता। तो इसीलिए इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम बेसिक फंडामेंटल जिससे हम करते हैं, पहले फाउंडेशन आपका बेसिक तैयार होना चाहिए, उसके बाद हम घुमा सकते हैं। क्वेश्चन को तो बहुत तरीके से घुमाया जा सकता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। हालांकि ऐसी एनालिसिस है, इसमें बहुत सारी चीज़ हम इसमें जरूर आगे डिस्कस करेंगे। तो आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में फिर हम कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना ही। गुड लक।